ओके, वेलकम आप सभी का। और देखिए, आज अपना डिस्कशन होगा कि हम आरएनए के बारे में समझेंगे ना। जैसे डीएनए के बारे में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आरएनए को क्या है कि लगभग स्टूडेंट्स उतना अच्छा तैयार नहीं करते और इसके बारे में इतना ज़्यादा जानने की कोशिश भी नहीं करते। तो आप लोगों के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप है ना कोई सी भी एग्ज़ाम दे रहे हो। सभी एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग ये बहुत ही लाइक फ्लेक्सिबल लेवल की क्लास है ना, तो आप इसको अच्छे से क्लियर करना। सबसे पहले बात करते हैं आरएनए के फीचर्स, है ना। तो पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि RNTPs। जैसे डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स के रिपीट से बनता है, यहाँ पे ये राइबोस शुगर वाले न्यूक्लियोटाइड होंगे, ठीक है। एक आपको ध्यान देना है कि आरएनए के अंदर AU GC पैरिंग आपको मिलेगी, है ना। AT GC पैरिंग नहीं है ना, AU GC पैरिंग आपको मिलेगी ना। कि अगर जहाँ भी आप डबल स्टैंडर्ड जैसा कुछ भी बनाएंगे ना, वैसे तो आरएनए क्या होता है कि सिंगल स्ट्रैंड होता है, बट कई बार आगे अपन देखेंगे सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर भी बनते हैं, तो जहाँ भी पेयरिंग होगी एडेनिन यूरेसिल से करता है, यानी कि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, जो हमने डीएनए के टॉपिक में क्लियर किया था। ओके। नीचे लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन बेसेस में गुआनिन है, यूरेसिल है, एडेनिन है, साइटोसिन है, ठीक है। तो यूरेसिल का खास ध्यान था कि डीएनए की स्टेबिलिटी में भी ये है ना रिपेयर एंजाइम्स के रिकॉग्निशन के लिए जरूरी था। ओके, इसके बाद में देखो कि आरएनए सेल में क्या क्या काम करता है ना। जैसे एज ए स्ट्रक्चर, जैसे मान लो कि आपने कहा राइबोसोम, तो राइबोसोम इज ए स्ट्रक्चर। हालांकि राइबोसोम के अंदर प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए दो चीज़ें होती हैं, लेकिन राइबोसोम एक संरचना होती है और संरचना बनाने का काम करता है। वैसे जैसे आप टीआरएनए लेंगे तो टीआरएनए भी एक स्ट्रक्चर होती है, तो आरएनए है वो स्ट्रक्चर के रूप में भी काम करता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि वर्क एज ए मैसेज टू एनकोड ए प्रोटीन, जैसे कि आपका मैसेंजर आरएनए। तो कुछ स्पेशल आरएनए हैं, उनमें एक मैसेज है, उस मैसेज को जेनेटिक कोड की टेबल की सहायता से डिकोड किया जाता है और उससे प्रोटीन बन सकती है। तो आरएनए एक मैसेज के रूप में भी काम करता है। आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल का काम भी करता है, जैसे कि आपने प्लांट वायरसेज लिए हैं ना, लास्ट क्लासेज में आपने पैथोलॉजी पढ़ी है, वहाँ पे हमारे पास जैसे प्लांट वायरसेज के बात आती है। तो बहुत सारे प्लांट वायरसेज हैं जिनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है, ठीक है। और फिर था कि वर्क एज ए रेगुलेटरी मॉलिक्यूल, है ना। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस की बात हो या जीन रेगुलेशन की बात हो, तो इंटरफेरेंस का काम करता है। जैसे अपना एक पूरा टॉपिक होगा इसके ऊपर, इंटरफेरेंस, जिसमें SI, MI ये सारे आएंगे। तो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए भी काम करता है। और कुछ बहुत ही स्पेशल प्रकार के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि राइबोजाइम्स हैं, तो वहाँ पे आरएनए आपको एंजाइम या कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता हुआ भी मिलेगा, है ना। राइबोजाइम्स इसके एग्जांपल हो जाएंगे, जहाँ पे आरएनए एक एंजाइम के रूप में काम करता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ आरएनए एज ए एंजाइम। तो आरएनए के जो रोल हैं वो डीएनए से ज़्यादा है। डीएनए के सेल के पास जो रोल होते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा डाइवर्सिटी है आरएनए के रोल्स को लेकर। तो आरएनए सेल के लिए ज़्यादा काम करता है इंस्टेड ऑफ डीएनए, ठीक है। देखो साइड में आप जो डायग्राम देख रहे हो वहाँ पे, है ना, इसके स्ट्रक्चर को आप कंपेयर कर सकते हो। केवल जो डिफरेंस आएगा अपने पास वो ये है, ये जो शुगर है वो राइबोस शुगर होती है, डीएनए के अंदर ये डीऑक्सी कंडीशन होती है ना। बाकी सारा वही है, नाइट्रोजन बेसेज हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है,
फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन है, एवरीथिंग इज सेम। 5 प्राइम के ऊपर फॉस्फेट है, 3 प्राइम के ऊपर OH है, सारी चीज़ें वैसी ही होती हैं, नो डिफरेंस। चलिए आगे चलते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट रोल हैं आरएनए के, और वो अपने आप में बहुत यूनिक भी हैं। वन इज प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है जब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं, तो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है वो राइबोसोम के ऊपर होती है ना। राइबोसोम की छोटी और बड़ी इकाई मिलके एक पूरा राइबोसोम बनाती है, और वहाँ पे 3 अलग अलग साइट होती हैं, A साइट, B साइट और E साइट, जहाँ पे 3 अलग अलग प्रकार के जो tRNA हैं वो काम में आते हैं। तो जहाँ रियल प्रोटीन बनना यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड बनने की प्रोसेस होती है ना, उसको अपन बोलते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफरेज साइट, या शॉर्ट में बोलते हैं P साइट। तो P साइट के ऊपर ही पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ना। जैसे अपन कहते हैं कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, तो राइबोसोम तो पूरा डिजाइन का नाम हो गया, उसमें भी प्रोटीन बनने का मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बनना। तो पेप्टाइड बॉन्ड राइबोसोम में कहाँ बनता है? P साइड पे बनता है। और P साइड के ऊपर जो फंक्शन होते हैं, या P साइड के ऊपर पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का जितना भी मशीनरी है, वो सारा मशीनरी RNA का होता है। यानी कि वहाँ कोई प्रोटीन नहीं होता, कोई अमीनो एसिड नहीं होता। यानी कि आप ये समझें कि प्रोटीन सिंथेसिस इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ लिविंग बीइंग, एंड उसका जो हेड है कि राइबोसोम का P साइट, वहाँ पे ओनली एंड ओनली RNA एग्जिस्ट। वहाँ पे अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट नहीं करते, प्रोटीन एग्जिस्ट नहीं करता। तो प्रोटीन सिंथेसिस का सबसे बड़ा रोल है कि RNA से होता है। ऐसे बात आती है कि यूकैरियोट्स के अंदर जो जीन होते हैं वो बीच बीच में इंट्रॉन्स के द्वारा इंटरप्ट होते हैं, और प्री mRNA से मैच्योर mRNA बनाते समय हमें इंट्रॉन्स को निकालना होता है, उसको अपन बोलते हैं स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म भी खास प्रकार के RNA कराते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर RNA, जिनको शॉर्ट के अंदर स्नूप्स बोलते हैं। स्मॉल है ना न्यूक्लियर RNA होते हैं जो कि स्प्लाइसिंग का काम करते हैं। तो स्प्लाइसिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे आप एक जीन से एक से ज़्यादा प्रकार के प्रोटीन बना सकते हैं। जैसे प्रोटीन बनाना अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको भी RNA हैंडल करता है, और स्प्लाइसिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको भी RNA हैंडल करता है। यानी कि जो हम स्नूप्स पढ़ते हैं ना, U1 से लेके U6, उन सब में क्या होता है? RNA होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ स्प्लाइसिंग इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन RNA स्ट्रक्चर। मैकेनिज्म ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑल्सो हैवी, मतलब एंटायरली डिपेंडेंट, कि कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। और यहाँ भी हम पढ़ेंगे, जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे चीज़ समझ में आएगी कि स्प्लाइसिंग के अंदर 5 प्राइम स्प्लाइस साइड, 3 प्राइम स्प्लाइस साइड, ब्रांच पॉइंट, इन सबको ढूंढना और उनके साथ बैच पेयरिंग करना, ये सारे काम RNA चेंज करते हैं। यानी कि लिविंग सिस्टम के सबसे इम्पोर्टेंट काम पहले से लेके आज तक RNA कर रहे हैं। ऐसे बहुत बड़ा टॉपिक आता है टीलोमर सीक्वेंसेस, यानी कि क्रोमोसोम्स के जो आखिरी किनारे होते हैं उनको लगातार लंबा करने की एक प्रोसेस होती है, जो कि टीलोमरेज एंजाइम करता है। टीलोमर्स तो सीक्वेंस होती है, एंजाइम का नाम होता है टीलोमरेज। तो टीलोमरेज एंजाइम क्या करता है? उसके पास एक टेम्पलेट होता है, और वो जो टेम्पलेट होता है वो DNA नहीं होता, RNA होता है, और उसको देख के बनता है वो DNA बनता है। वैसे आप रेप्लिकेशन कराएंगे क्रोमोसोम का, तो DNA को टेम्पलेट बना के DNA बनाया जाता है। बट टीलोमर का केस बहुत अलग है, टीलोमर का एंजाइम ही अलग है। टीलोमर का पॉलीमरेज एंजाइम टीलोमरेज है, उसका मशीन कुछ ऐसा है कि वो अभी भी RNA को यूज करता है। तो क्रोमोसोम के किनारे
लाइफ को डिटरमाइन करते हैं, सेल डिवीजन के नंबर को डिटरमाइन करते हैं, ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान है उसको डिटरमाइन करते हैं। तो दैट इज अगेन कंट्रोल्ड बाय आरएनए। तो लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट जो की जो प्रोसेस है वो आरएनए हैंडल करता है ना। आगे चलेंगे, इनको समझेंगे अपन, डिटेल में चलेंगे, आगे बढ़ते हैं अपन। क्लास काफ़ी है ना इंटरेस्टिंग क्लास है, आपको पूरा ध्यान देना है। तो ये बहुत मेहनत से क्लास बनाई गई है, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग, अच्छे से इसको लर्न करना है। देखिए, एक आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट अबाउट आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, कि आरएनए की दुनिया के बारे में जो विचारधारा है ये क्या है। ठीक है, देखो एक तो बात आती है कि 1962 के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले दी गई थी और साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर रिच। तो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस कि हमारे इवोल्यूशन के दौरान जो सबसे पहले जो मॉलिक्यूल जिसने कि लाइफ को हैंडल किया है दैट वाज आरएनए, एंड द कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय अलेक्जेंडर रिच। और ये जो टर्म है दैट वाज गिवन बाय वॉल्टर गिलबर्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपने ये पूछा जा सकता है कि आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस किन्होंने दी है। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट देख लीजिए कि लाइक डीएनए आरएनए कैन स्टोर एंड रेप्लिकेट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। है ना, देखो जीवों का सबसे बड़ा काम होता है ना कि उन्होंने जो सीखा है वो अगली पीढ़ी में भेजें। है ना, इसको आप इवोल्यूशन से जोड़ेंगे तो बोलेंगे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस, यानी कि उत्पादित लक्षणों की वंशानुगति। आप सेल के हिसाब से बोलेंगे तो सेल ने जो भी अब तक गेन किया है वो आगे उसकी प्रोजेनी सेल के पास जाए। और जेनेटिक्स कहती है कि ऐसे जाने का जो मैकेनिज्म है उसका नाम इनहेरिटेंस होता है। तो जैसे डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करता है, वैसे ही आरएनए भी स्टोर भी कर सकता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का सिंपल सा मीनिंग है न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, कि जीन इज नथिंग, जीन इज ए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। हाँ, ऐसे देखो आरएनए बहुत सारे काम कर सकता है जो कि एंजाइम्स के होते हैं, यानी कि एंजाइम से आप काम कराओगे तो पहले प्रोटीन बनवानी पड़ती है, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लेकिन प्रोटीन बनवाने की बजाय वो खुद ही अपने काम कर रहा है राइबोजाइम की तरह। एंड कैटलाइज यानी कि स्टार्ट कर सकता है, एसिलरेट कर सकता है सेवरल टाइप ऑफ रिएक्शंस। है ना, जैसे आप ऐसे कह रहे हैं कि किसी को अपने काम करने के लिए किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं, वो अपना काम खुद ही कर रहा है, इसका मतलब वो ज़्यादा पावरफुल रहा हुआ है। ऐसे क्या है कि हमारे बहुत सारे कोएंजाइम्स हैं जो आज भी हमारे सेलुलर सिस्टम में काम करते हैं, जैसे कि एसिटिल कोएंजाइम ए है, अपन बहुत अच्छे से इनको क्रैब साइकिल वगैरह में हर जगह पे लेते हैं या फैटी एसिड के साथ में जोड़ते हैं, या NADH है या FADH है या F420, ये जो को फैक्टर्स हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वेरी वेरी सिमिलर टू आरएनए। तो इससे ये लगता है कि वो अभी भी रेमिनेंट्स हैं और वो रेमिनेंट अभी भी जिंदा है, यानी कि काम कर रहा है ऑफ कोवलेंटली बाउंड कोएंजाइम्स। तो अभी भी उस दुनिया के अवशेष के रूप में ये चीज़ें हमारे सिस्टम्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनकी मदद कर रही हैं, बिकॉज उनकी स्ट्रक्चर अभी भी वैसी है। क्या क्या कह रहे हो? ये लाइन ये कह रही कि जैसे हमारे सेलुलर सिस्टम के अंदर अभी हम कहते हैं कि हमारी बहुत सारी प्रोसेस हैं उनको एंजाइम्स करते हैं। कई बार क्या होता है कि एंजाइम से अकेले से काम नहीं होता तो वो फिर साथ में को एंजाइम का सहारा लेता है। ठीक है, अब जैसे आप कहते हैं कि कोई भी एंजाइम है उसको एसिटिल को एंजाइम एक को फैक्टर चाहिए, ठीक है, तो उसके बिना वो काम नहीं कर रहा, यानी कि इम्पोर्टेंट कौन है? एसिटिल को एंजाइम ही, और वो दिखने में कैसा है? आरएनए जैसा है। इसका मतलब आरएनए जैसी चीज़ों से रिक्वायरमेंट जो है वो आज की मशीनों को भी उतनी ही बरकरार है, राइट? क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर आप जहाँ भी अप्लाई करेंगे, जैसे आप आरएनए की बोल रहे हो या प्रोटीन की बोल रहे हो, जैसे प्रोटीन के मामले में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ऐसे आता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है ओनली सीक्वेंस। तो प्रोटीन में तो होता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, और यहाँ पे हो जाएगा सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो क्रमबद्ध न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं ना, उसी का नाम होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, या जो अमीनो एसिड का पूरा क्रम है उसका नाम होता है प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी इज द बेसिक थिंग। इसके बाद में क्या है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, जैसे कि हेयर पेन लूप्स बनते हैं, बल्ज बनते हैं, इंटरनल लूप्स बनते हैं, ये बेस पेयरिंग से बनते हैं। जैसे आप टीआरएनए की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें जैसे आप साइड में देख रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड जैसा दिख रहा है, हालांकि मॉलिक्यूल एक ही है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन आपस में बेस पेयरिंग, जैसे ये स्टेम बना हुआ है, ये कलर्ड जो है वो स्टेम है, बेस पेयरिंग हो रखी है। जैसे इंट्रामोलिकुलर बेस पेयरिंग या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि बेस पेयरिंग इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इंट्रामोलिकुलर बेस पेयरिंग करके ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना सकता है। अगर आप इसको सीधा कर देते दैट वाज प्राइमरी स्ट्रक्चर, अगर इसमें बेस पेयरिंग कर रखी है दैट विल बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब आपको ध्यान देना है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब भी बनती है, चाहे लूप्स बल्ज या ऐसा कुछ बनता है, तो एटलीस्ट कम से कम 4 बेस होने बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप नेट का एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है प्रोटीन से, वो आता है लूप्स का। तो लूप्स अमीनो एसिड के लूप होते हैं ना, प्रोटीन के लूप, वो भी 4 अमीनो एसिड के बने हुए होते हैं, राइट। तो छोटे छोटा जो लूप है ना, जो ट्रंच होते हैं, सॉरी ट्रन, वो 4 अमीनो एसिड के बने होते हैं। लूप नहीं, लूप तो बड़े होते हैं, ट्रन सबसे छोटी स्ट्रक्चर होती है, 4 अमीनो एसिड के बने होते हैं। हाँ, टर्सरी स्ट्रक्चर्स जो बनती है उनको स्टेबलाइज करने के लिए मेटल आयन जैसे कि मैग्नीशियम प्लस है, ये जिम्मेदार होते हैं। तो क्योंकि बैकबोन यहाँ पे भी है, और बैकबोन वही फॉस्फेट है उसमें, तो नेगेटिव चार्ज है, तो कैटाइंस यहाँ भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक चीज़ और आप इसमें ऐड कीजिए, ये है कोएक्सियल स्टैकिंग। कोएक्सियल स्टैकिंग, देखो इसको आप हेलिकल स्टैकिंग भी बोल सकते हैं। इट इज ए मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ हायर ऑर्डर आरएनए टर्सरी स्ट्रक्चर, कि आरएनए की टर्सरी स्ट्रक्चर्स जो बनती हैं वहाँ पे एक हेलिक्स दूसरे हेलिक्स के साथ में जो आती है ना, उसको अपन कोएक्सियल स्टैकिंग बोलते हैं। कोएक्सियल स्टैकिंग अकर्स व्हेन 2 आरएनए डुप्लेक्सेस, डुप्लेक्स का मतलब 2 स्ट्रैंड एक साथ आ गए, ऐसे 2 डुप्लेक्सेस फॉर्म ए contiguous helix which is stabilized by base stacking at the interface of the 2 helix। तो एक हेलिक्स और दूसरी हेलिक्स दोनों डुप्लेक्स हैं, उन डुप्लेक्स के आपस में पास पास आने से जो स्टैकिंग होती है उसको कोएक्सियल स्टैकिंग बोलते हैं। कोएक्सियल स्टैकिंग वाज नोटेड इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, है ना, जो कि आप ये एल फॉर्म देखते हो, दिस इज द एल फॉर्म एंड दिस इज द क्लोवर लीफ मॉडल। ये दोनों ही टीआरएनए के स्ट्रक्चर है। तो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड एल फॉर्म स्ट्रक्चर इज टर्सरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे है ना ऑलरेडी बेस पेयरिंग हो रखी है, एक बेस पेयरिंग वाला दूसरे बेस पेयरिंग वाले के पास में आता है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोएक्सियल स्टैकिंग। तो कोएक्सियल स्टैकिंग आपको जो एल फॉर्म है उसमें मिलेगी, है ना, क्लोवर लीफ मॉडल में नहीं मिलेगी, क्योंकि क्लोवर लीफ मॉडल है वो सेकेंडरी लेवल को रिप्रेजेंट करता है और एल फॉर्म जो है वो टर्सरी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। तो टर्सरी के अंदर अपन को ही मिलती है हायर ऑर्डर, यानी कि टर्सरी वाले। हाँ, कोएक्सियल स्टैकिंग हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर्स ऑफ मेनी राइबोसोम्स इंक्लूडिंग मेनी फॉर्म्स ऑफ द सेल्फ स्प्लाइसिंग ग्रुप फर्स्ट वालों के अंदर, ग्रुप सेकंड वाले इंट्रॉन्स के अंदर भी ये पाई जाती है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वहाँ पे आपको कोएक्सियल स्टैकिंग मिलती है। हाँ,
कॉमन कोएगुलर स्टैकिंग मोटिव्स, मोटिव्स का मतलब जो हिस्से बनते हैं, जो भाग बनते हैं, उनको मोटिव बोलते हैं। हालांकि मोटिव जो वो प्रोटीन के संदर्भ में यूज होता है ना। इंक्लूड द किसिंग लूप इंट्रैक्शन, जब दो स्ट्रैंड, दो डुप्लेक्स एक साथ पास पास आते हैं तो उनके बीच में जो बेस पेयरिंग का तरीका होता है, दिस द किसिंग लूप इंट्रैक्शन, है ना। जब आप प्लाज्मिड्स वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी टर्म आता है, राइट। तो ये चीज़ भी आप ध्यान देंगे। या सूडो नोड का मतलब होता है आपस में गांठ जो बनती है ना, फंस जाना, या वो आभासी रूप से होता है ना। ठीक है, देन आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ और चीज़ें आप इसमें ऐड करेंगे। ये है ऑप्टिकल बिहेवियर को लेके कि लाइट के साथ में इसका क्या रिलेशन होता है। ऑप्टिकल बिहेवियर कि बाय द नेचुरली अकरिंग एनेंशियोमर ऑफ आरएनए इज डीआरएनए, कि प्राकृतिक रूप से मिलने वाला जो समावयवी होता है वो डीआरएनए होता है ना। कंपोज्ड ऑफ डी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ऑल किरैलिटी, जितनी भी किरैलिटी की प्रॉपर्टीज होती हैं, सेंटर आर लोकेटेड इन द डी राइबोस शुगर। तो ये क्वेश्चन तो क्या है कि आपसे लास्ट पेपर उठा के देखेंगे ना तो आपको पेपर्स में मिल जाएगा। डीएनए को लेके भी पूछा जाता है, आरएनए को लेके भी पूछा जा सकता है कि डीएनए की किरैलिटी किसकी वजह से होती है, आरएनए की किरैलिटी किसकी वजह से होती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किरैल प्रॉपर्टीज ऑफ द डीएनए, किरैल प्रॉपर्टी ऑफ आरएनए, ऐसे कुछ आता है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, बाय यूज ऑफ एल राइबोस और रेदर एल राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एल आरएनए कैन बी सिंथेसाइज्ड। तो हमारी मशीनरी के अंदर या लिविंग मशीनरी के अंदर जब आरएनए को बनाया जाता है तो वहां पे डी राइबोस वाले डेरिवेटिव ही काम में आते हैं, इसलिए चेन हमारी डी एनेंशियोमर की बनते हैं। अदरवाइज हम एल वाले बना सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि एल आरएनए इज मच मोर स्टेबल देन डी एनेंशियोमर, है ना। अगेंस्ट आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं वो डी वाले को जल्दी डिग्रेड करते हैं, एल वाले को वो स्टेबल है उसको डिग्रेड नहीं करते। तो स्टेबिलिटी एल आरएनए की ज़्यादा होती है और नेचुरली अकरिंग है वो डी वाला एनेंशियोमर है। हाँ, आगे बढ़िए। आरएनए की जो बनावट बनती है, टोपोलॉजी, जब आप सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो डिजाइन बनती है, उस डिजाइन की जो बाहर की आकृति जो होती है ना, उसकी बात हो रही है। आरएनए टोपोलॉजी कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इंट्रा चेन कॉन्टैक्ट्स या इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन ए फोल्डेड आरएनए, और इसको अपन बोलते हैं सर्किट टोपोलॉजी। तो जो डिज़ाइन बनती है, जो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनती है, उनकी शेप जो कैसी दिखेगी, उनकी बाह्य आकार की कैसी दिखेगी टोपोलॉजी, उसको अपन सर्किट टोपोलॉजी बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आप जो हायर ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन है उनको लेके, कि आप सेकेंडरी टर्शियरी को लेके इन चीज़ों का ध्यान देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ आती है केमिकल मॉडिफिकेशन, कि आरएनए के अंदर हमें कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं जो हमें डीएनए में नहीं मिलते, जो अनयूजुअल प्रकार के हैं, जैसे कि सूडोयूरिडीन है, आप इसको साई से रिप्रेजेंट करते हो, या राइबोथाइमिडीन है जिसको अपन टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आर फाउंड इन द वेरियस प्लेसेस, द मोस्ट नोटेबल वंस बीइंग इन द टी साई सी लूप ऑफ टीआरएनए। जब आप टीआरएनए की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये लूप्स आते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आर्म्स आते हैं। ऐसे क्या है कि हाइपोजेंथिन है। हाइपोजेंथिन क्या होता है? हाइपोजेंथिन होता है एडेनिन का अमीनो ग्रुप आप निकाल देंगे तो डी एमिनेटेड एडेनिन जो होता है उसको अपन हाइपोजेंथिन बोलते हैं, ठीक है। और उसका जो न्यूक्लियोसाइड है उसको अपन बोलते हैं इनोसिन। अब इनोसिन को लेके बहुत बड़ी बात क्या है कि हैविंग ए की रोल इन द वूबल हाइपोथेसिस। तो एक्सटेंडेड वूबल या मैक्सिमम परमिशन ऑफ बेस पेयरिंग कौन से न्यूक्लियोसाइड की होती है? दिस इज द इनोसिन, है ना। हाईएस्ट वूबल पेयरिंग कौन करता है? द आंसर इज इनोसिन। जो कि आप जेनेटिक कोड की टेबल को यूज करते हो वहां पे वूबल की कॉन्सेप्ट आती है। हाँ, सूडोयूरिडीन nucleosides with 2' oxomethyl ribose often present in rRNA। तो जैसे tRNA के अंदर सूडोयूरिडीन, राइबोथाइमिडीन पाए जाते हैं ना, वैसे rRNA के अंदर भी अनयूजुअल जो बेसेज हैं वो पाए जाते हैं।
क्योंकि tRNA वाले तो अपन स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, लेकिन rRNA वाले भी आपको ध्यान देने कि इनके अंदर भी अपन को मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ये जो अपना सेक्शन है इसमें अपन बात करेंगे कि राइबोसोमल आरएनए के प्रकार के टाइप्स ऑफ आरएनए, और उसमें सबसे पहले बात करेंगे राइबोसोमल आरएनए, जिसको अपन आरआरएनए बोलते हैं, जो राइबोसोम का हिस्सा होता है। ठीक है, एक तो क्या है कि ये नॉन कोडिंग आरएनए ग्रुप में आता है, यानी कि इससे कोई प्रोटीन नहीं बनती। ठीक है, ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम आरडीएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए भी एक प्रकार का आरएनए तो है, और आरएनए डीएनए से बनता है, तो इसका जो डीएनए उसको अपन क्या बोलते हैं, राइबोसोमल डीएनए, यानी कि आरडीएनए। ठीक है, बाउंड विथ राइबोसोमल प्रोटीन, कि जो आरआरएनए होता है वो राइबोसोमल प्रोटीन से जुड़ता है, और उसी से आपकी स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम वाली लार्ज सब यूनिटें बनती हैं, और इनको अपन क्या बोलते हैं, आरएनपी, यानी कि राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, है ना। जैसे आपने कहा राइबोसोम, तो राइबोसोम में भी क्या है, प्रोटीन भी है और आरएनए भी। आपने कहा स्प्लाइसोसोम, यानी कि U1 से लेके U6 स्प्लाइसोसोम बोलेंगे, तो उनमें भी क्या है, प्रोटीन भी है और आरएनए भी है। ऐसे आप बोलेंगे टीलोमरेज, तो उसमें भी क्या है, प्रोटीन भी है और आरएनए भी है, टेम्पलेट के रूप में। तो यहाँ देखने पे ऐसा लगता है कि ये सारी मशीनें एक जैसी हैं, यानी कि वो सब क्या है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है, आरएनपी का एग्जाम्पल। प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ आरएनए फाउंड इन मोस्ट सेल, यानी कि हमारे सेल के अंदर जितना आरएनए होता है उसमें लगभग 80% जो आरएनए है वो राइबोसोमल होता है। ठीक है, यानी कि राइबोसोम के अंदर जो आरएनए है वो हमारे सेल में सबसे ज्यादा होता है। और अगेन मोर इंटरेस्टिंग चीज कि राइबोसोम जब सेल डिवाइड करते हैं, जब आप साइटोकाइनेसिस कराते हो, तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, सेल का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, तो अगली पीढ़ी में भी साइटोप्लाज्म जाता है, तो अगली पीढ़ी में भी राइबोसोम जाते हैं, कि अगली पीढ़ी में भी आरआरएनए जाता है। तो आरआरएनए मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टेबिलिटी इसी की है, हाईएस्ट स्टेबिलिटी, कि जो राइबोसोम है वो अगली से अगली पीढ़ी तक भी जा सकते हैं। तो अगर आपको अमाउंट के हिसाब से आंसर देना है तो आरआरएनए आएगा, स्टेबिलिटी के हिसाब से आंसर देना है आरआरएनए आएगा, है ना। नेक्स्ट जनरेशन में जाने के हिसाब से आंसर देना है राइबोसोम वाला आरआरएनए आएगा, राइट। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पे एक टेबलाइजेशन है, और इससे फिर आप और चीज़ों को क्लियर कीजिए, जैसे राइबोसोम कौन सा है ना, और फिर उसका सेडिमेंटेशन रेट कौन सा है, स्मॉल सब यूनिट कौन सी है, लार्ज सब यूनिट कौन सी है, और उसके कंपोजिशन क्या है। जैसे यूकेरियोट्स की बात करेंगे, राइबोसोम होता है ATS टाइप, उसकी छोटी यूनिट होती है 40S और बड़ी यूनिट होती है 60S। ठीक है, 40S में क्या क्या होता है, 40S में होता है 18S rRNA, एंड बाद में क्या है 33 प्रोटीन्स हैं, और लार्ज में क्या है 5S, 5.8S एंड 28S, 3 चेन होती है। छोटी इकाई में केवल एक ही चेन होती है, और बड़ी इकाई के अंदर 5S, 5.8 एंड 20S 3 आरएनए चेन्स होती है। ऐसे अगर आप बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की, तो राइबोसोम में 70S टाइप का, छोटी इकाई 30, बड़ी इकाई 50। ठीक है, छोटी इकाई के अंदर अगेन एक ही चेन है 16S, यहाँ पे होती है 18S, यहाँ पे है 16S। फिर बड़ी वाली इकाई के अंदर यहाँ पे 5 एंड 23 दो ही होते हैं, 3 नहीं होते हैं। 5S इज कॉमन, तो दोनों में होता है,
राइट। इसके बाद में एक सिस्टम आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 55S प्रकार के होते हैं। बड़ी वाली छोटी वाली इकाई 28S और बड़ी वाली इकाई 39S। ठीक है, यहाँ पे 12S rRNA चेन होती है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल एन्कोडेड tRNA, 16S rRNA एंड अदर प्रोटीन्स। तो ये क्या है कि आपके ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है राइबोसोम की कंपोनेंट्स, मतलब स्मॉल बड़ी इकाइयाँ उनके आने, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है, हालांकि आगे हो जाएंगे, आप बार बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हाँ, अब मैंने यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किए हैं ताकि आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर होनी है। बैक्टीरिया के अंदर जो 16S राइबोसोमल आरएनए है एंड 23S राइबोसोमल आरएनए है और 5S आरएनए है, यानी 3 है। ये तो स्मॉल सब यूनिट में है और ये दोनों लार्ज में है। आर टिपिकली, इनके जो जीन्स होते हैं, आर टिपिकली ऑर्गेनाइज एज ए को ट्रांसक्राइब्ड ऑपेरॉन, यानी कि आर में तो बनेंगे 3, एक 16S, एक 23S और एक 5S। इनके तीनों के 3 जीन हैं, लेकिन 3 जीन, जैसे आप लैक ऑपेरॉन पढ़ते हो तो वहाँ पे भी 3 जीन है, एक साथ ट्रांसक्राइब होते हैं। वैसे यहाँ पे भी तीनों जीन एक साथ ट्रांसक्राइब होते हैं, यानी कि को ट्रांसक्राइब्ड ऑपेरॉन होता है इनका, यानी कि जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो तीनों का एक साथ होता है। देयर इज एन इंटरनल ट्रांसक्राइब्ड स्पेसर, यानी कि 16 और 23 के बीच में एक स्पेसर होता है, स्पेसर सीक्वेंस होती है। देयर मे बी 1 और मोर कॉपीज ऑफ दिस ऑपेरॉन डिस्पर्स्ड इन द जीनोम, जैसे कि ई कोलाई में 7 कॉपीज होती है। तो राइबोसोम को बनाने के लिए ये 3 आरएनए चाहिए प्रोकैरियोट्स में, और इन तीनों का ट्रांसक्रिप्शन एक साथ होता है और ऐसी सीक्वेंस जीनोम में जगह जगह पे लगे होते हैं, ये मल्टीपल कॉपीज होती हैं इनकी। आर्किया के अंदर बात करेंगे, आर्किया कंटेन आइदर ए सिंगल आरएनए जीन ऑपेरॉन और अप टू 4 कॉपीज ऑफ द सेम ऑपेरॉन। तो आर्किया में 1 से लेके 4 कॉपीज इसकी हो सकती हैं। अब इसके बाद में एक अगेन इंटरेस्टिंग चीज़ आती है जो आपके राइबोसोम की जो आरएनए चेन है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनता है। ये था कि 3' किनारा जो होता है 16S rRNA चेन का, है ना, तो 16S rRNA चेन का 3' किनारा वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज का मतलब बेस पेयरिंग, क्योंकि आरएनए किसी को भी ढूंढता है तो बेस पेयरिंग से ढूंढता है, डीएनए किसी को भी ढूंढता है बेस पेयरिंग से ढूंढता है। ठीक है, रिकॉग्नाइज सीक्वेंस ऑन द 5' एंड ऑफ एमआरएनए। तो जो प्रोटीन बनानी है तो एमआरएनए काम में आता है। एमआरएनए के 5' किनारे के ऊपर एक सीक्वेंस होता है, उसको हम बोलते हैं साइन डलगर्नो सीक्वेंस, यानी कि SDS। तो जब आप प्रोटीन सिंथेसिस कराते हो तो एमआरएनए यूज करना होता है, राइबोसोम एमआरएनए को यूज करते हैं। तो एमआरएनए के ऊपर तो होती है SDS और राइबोसोम की साइड में होता है 16S rRNA और उसके पास होता है एंटी साइन डलगर्नो सीक्वेंसेस ASD, यानी कि 16S rRNA अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साइन डलगर्नो को रिकॉग्नाइज करता है। ना वर्क जैसा नहीं है, क्योंकि 5S है वो तो स्ट्रक्चरल वो बनाएगा, इतना इंपॉर्टेंट रोल उसका है नहीं। अभी अपन चलेंगे उस पर भी। अभी आप इस साइन डलगर्नो को यहाँ से समझ सकते हैं। ये साइन डलगर्नो सीक्वेंस है, एमआरएनए दिखाया हुआ, ऊपर की लाइन एमआरएनए की, उसमें ये साइन डलगर्नो सीक्वेंस है। ठीक है, और नीचे आपका 16S rRNA है और यहाँ पे क्या है, एंटी साइन डलगर्नो सीक्वेंस है ASD। तो यहाँ 3' किनारा और बेस पेयरिंग करने के लिए एंटी कंडीशन होती है, तो 5' है ना, एंटी पैरेलल कंडीशन होती है। तो ये बात हुई।
अभी हम जो यहाँ पे ओपेरॉन की बात कर रहे थे उसको आप डायग्राम से समझ सकते हो। ये ओपेरॉन की बात आ गई कि बैक्टीरियल राइबोसोमल आरएनए है, वहाँ पे 16S, 23 और 5S तीनों एक साथ होते हैं। बीच के अंदर एक स्पेशल होता है, इंटरनल ट्रांसफर स्पेशल, जिससे कि tRNA बनता है। ये तो प्रोकैरियोटिक सिस्टम है। यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो 18S, 5.8 और 25, 28 जो भी है वो एक साथ होते हैं। इनके अंदर इंटरनल सीक्वेंस 1, इंटरनल सीक्वेंस 2 होती है और 5S का जीन अलग होता है, इसका जीन अलग है, राइट। तो क्रोमोसोम के ऊपर ये इनके जीन पोजीशन वाइज है ना, वो भी एक चीज आपको ध्यान देनी है। आगे चलते हैं अपन। प्रोकैरियोटिक सिस्टम के अंदर राइबोसोमल आरएनए ट्रांसक्रिप्शन इज ए क्रूशियल प्रोसेस फॉर राइबोसोम सिंथेसिस एंड इज कंट्रोल्ड एट वेरियस लेवल्स, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स में एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है, वही बनाता है। बाइंड टू स्पेसिफिक प्रमोटर रीजन RRNP1 एंड RRNP2। तो पॉलीमरेज कहाँ बाइंड करता है? RRNP1 एंड RRNP2 पे बाइंड करता है। ये प्रमोटर के हिस्से हैं दो। इनिशिएटिंग ट्रांसक्रिप्शन एंड टर्मिनेशन कहाँ करता है? T1 एंड T2 के ऊपर। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि प्रोकैरियोट्स के केस में जब राइबोसोम वाले आरएनए को बनाया जाता है तो बनाने वाला पॉलीमरेज जुड़ता कहाँ है, हटता कहाँ है, ठीक है। This process is tightly controlled by small molecules like the initiating nucleotide and bacterial alarmone. This is guanine tetraphosphate और कई बार क्या होता है guanine pentaphosphate. This is guanine tetraphosphate, 4 फॉस्फेट है और यहाँ पे पेंटाफॉस्फेट भी हो सकता है। ये सेलुलर कंडीशन को कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म होता है कि अलार्मोन है कि सेल के पास ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड है या नहीं, उसको सेल सेंस करता है। तो ये जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा वो ट्रांसक्रिप्शन डिपेंड करता है अलार्मोन के ऊपर। तो ग्वानिन टेट्राफॉस्फेट, ग्वानिन पेंटाफॉस्फेट, ये है ना आरआरएनए जिनके ट्रांसक्रिप्शन के लिए अलार्मोन का काम करते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। अब क्या है कि अपन सेल बायोलॉजी की क्लास पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन क्या है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। ठीक है, आगे चलिए ना, आगे चलते हैं। और ये है यूकैरियोटिक आरएनए की बात करेंगे अपन, यूकैरियोटिक राइबोसोमल आरएनए। और फिर बात आती है कि आरएनए पॉलीमरेज कौन सा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में यहाँ से पूछने की ज़्यादा संभावना होती है। देखो 5.S, 18S, 28S इसको बनाता है आरएनए पॉलीमरेज फास्ट। 5S को बनाता है यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ही किसको बनाता है? टीआरएनए को। तो यूकैरियोट्स के केस में टीआरएनए को ट्रांसक्राइब करने वाला एंजाइम ही 5S को ट्रांसक्राइब करता है, क्योंकि 5S का जीन आपने अभी देखा था अलग ही है। ऐसे ही जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए हैं, एससीआरएनए हैं, इनको सेकंड और थर्ड बनाते हैं। हालांकि ये अपन स्प्लाइसिंग वगैरह पढ़ेंगे, उसमें आएंगे। वैसे सेकंड का जो मैन होता है वो होता है एमआरएनए। फर्स्ट का जो मैन होता है वो होता है आरआरएनए। थर्ड का मैन होता है टीआरएनए। बट यहाँ पे स्पेशल होता है कि 5S को फर्स्ट नहीं बनाता, उसको थर्ड बनाता है, यानी कि टीआरएनए वाला बनाता है। बाकी जो आपके स्प्लाइसिंग वाले हैं उनको सेकंड वाला ही बनाता है, राइट? ओके। इसके बाद में एक मैटर आप यहाँ पे क्लियर करेंगे, ये है कि राइबोसोम का बायोजेनेसिस कैसे होता है इन यूकैरियोट्स। कि यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम है, वो बनते कैसे, ठीक है? तो देखो ये तो है डीएनए, और इसके बाद में
यहाँ है न्यूक्लियस, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है न्यूक्लियस की है, और बाहर जो दिख रहा है ये है साइटोप्लाज्म, और ये है मेम्ब्रेन, सॉरी ये है न्यूक्लियोलस। और ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और ये फिर आएगा बाहर साइटोप्लाज्म। क्योंकि आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में होता है। न्यूक्लियस के अंदर भी डेंस बॉडीज होती है, ठीक है, जहाँ पे आरएनए जीन का क्लस्टर होता है, तो वहाँ ये आपको दिखाया गया है। अब देखो यहाँ पे 5S बनेगा, है ना, ये बाकी पूरा ट्रांसक्रिप्शन होगा एक साथ, राइट। उनके बाद में असेंबल होता है प्री 60S कॉम्प्लेक्स, ऐसे प्री 40S कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब इनमें प्रोटीन है, तो जो प्रोटीन यहाँ पे काम आती है वो प्रोटीन इंपोर्ट होती है। यानी कि न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए की चेन बनेगी, आरएनए चेन, और उसके ऊपर प्रोटीन जोड़ी जाएंगे, आरएनपी। प्रोटीन कहाँ बनती है? साइटोप्लाज्म में बनती है, तो साइटोप्लाज्म से वो इंपोर्ट होंगी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स एनपीसी से। यानी कि साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनेगी, वो अंदर जाएगी और फिर वहाँ पे असेंबल होगा। असेंबल होने के बाद में वो बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद में 40S, है ना, 40S 60S ये बाहर आएंगे। यानी ऐसा नहीं कि अंदर से चैन बन के आई फिर बाहर साइटोप्लाज्म में प्रोटीन जुड़ते हैं, ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर ही 40-60 बनते हैं, फिर वो बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद में फिर ये असेंबल ना हो जाए, इसके लिए फिर इनको डिसोसिएट करने वाले फैक्टर्स हो वो जुड़ते हैं, है ना। उनको हटने के बाद में ही जो एटीएसओ बनेगा, यानी कि दोनों इकाइयाँ तभी जुड़ती हैं। तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि मतलब अंदर से ट्रांसफर कि प्रोटीन पहले बाहर बनती है, फिर अंदर जाती है, फिर साथ में लग के फिर बाहर आती है। आगे चलिए अपन आगे कुछ और चीज़ों को क्लियर करते हैं। देखो यूकेरियोट्स के मामले में एक नाम आता है, वो आता है जैसे वहाँ पे साइन डायग्राम सीक्वेंस आई थी, जैसे यहाँ पे आता है कोजाक सीक्वेंस, या इसको आप कोजाक कंसेसस सीक्वेंस बोल सकते हैं। कंसेसस का मतलब होता है जो हूबहू मेंटेन रहती है, एक निश्चित, जिसमें कोई फेरबदल नहीं होता है। लेकिन ये साइन डायग्राम जैसा नहीं है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है कि थोड़ा आप समझें इसको कि कोजाक सीक्वेंस इज इम्पोर्टेंट इन यूकेरियोटिक ट्रांसलेशन। जैसे साइन डायग्राम इम्पोर्टेंट थी, वैसे ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनिशिएशन गाइडिंग राइबोसोम टू द स्टार्ट कोडॉन, कि राइबोसोम अपना जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम है वो स्टार्ट कोडॉन से ही करे, इसको गाइड करने की जिम्मेदारी कोजैक की होती है, ठीक है। और एमआरएनए दिस सीक्वेंस टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय ग्वानिन साइटोसिन साइटोसिन आरसीसी AUGGG, तो यहाँ पे आर प्यूरिन होते हैं, तो ये एक फिक्स सीक्वेंस होती है, इसी के अंदर AUG स्टार्ट कोडॉन आ जाता है। हेल्प इंश्योर एक्यूरेट राइबोसोम बाइंडिंग। एक्यूरेट राइबोसोम बाइंडिंग का मतलब होता है कि स्टार्ट कोडॉन ही यूज होगा, पहला कोडॉन, क्योंकि अगर फर्स्ट कोडॉन स्टार्ट कोडॉन यूज नहीं हुआ तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा और फिर उससे बहुत बड़ा प्रोटीन है वो डिफरेंटली बन जाएगा, अलग ही प्रोटीन बनेगा। हाँ, द कोजैक सीक्वेंस इज नॉट टू बी कंफ्यूज विथ राइबोसोम बाइंडिंग साइट, जिसको आप RBS बोलते हैं, या दैट बाइंड आइदर 5' कैप
एंड इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट IRES। तो इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट अलग चीज होती है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट अलग चीज होती है, कोजैक अलग है, कोजैक वो नहीं है, ठीक है। तो कोजैक सीक्वेंस इम्पोर्टेंट तो ट्रांसलेशन में है, लेकिन ये केवल इतना काम करती है कि जो ट्रांसलेशन की शुरुआत में जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है वो कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसे बने कि पहला कोडॉन AUG काम में आ जाए, राइट। हाँ, इसके बाद में हम आगे चलते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग में बात हुई थी कि राइबोसोम का जो हेड होता है उसको अपन बोलते हैं पी साइट, और वहाँ पे ही पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, उसको हम बोलते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर, है ना। तो पहले से एक चेन होती है, वो चेन एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड लंबी होती है, तो वहाँ पे पेप्टाइडल चेन जो होते हैं वो tRNA से ट्रांसफर होती है, शिफ्टिंग होती है, तो इसीलिए उसको पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर बोलते हैं, PTC, ठीक है। राइबोसोम का हेड है ये, ऐसा मान लीजिए। कैटालिटिकल हेड ऑफ द राइबोसोम लोकेटेड विद इन द लार्ज सबयूनिट, ना पोजीशन वाइज कहाँ होता है, लार्ज सबयूनिट का हिस्सा होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो 50S राइबोसोम बड़ी इकाई है, यूकैरियोट्स में 60S बड़ी इकाई है। यहाँ इसका जो ये काम करता है वो 23S rRNA चेन करती है, यहाँ पे 20S rRNA चेन करती है। हाँ, इट इज ए राइबोजाइम। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनाना, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन एक कैटालिटिकल प्रोसेस है। वैसे कैटालिटिकल प्रोसेस है वो एंजाइम को करनी चाहिए, लेकिन एंजाइम का मतलब प्रोटीन वो तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे तो केवल चेन होती है। तो वो चेन ही खुद एंजाइम का काम करे, तो RNA ही खुद एंजाइम का काम करे, इसका मतलब राइबोजाइम की तरह बिहेव करता है। मीनिंग इट इज एन RNA मॉलिक्यूल दैट एक्ट लाइक एन एंजाइम। The peptidal transferase center catalyzes the reaction that link amino acids together, building the peptide bond. तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की सारी जिम्मेदारी RNA की है। आप प्रोकैरियोट्स में देखेंगे तो भी यही है, और यूकैरियोट्स में भी यही है। बड़ी वाली इकाई के अंदर जो बड़ी वाली चेन है वो करती है काम। हाँ, the peptidal transferase center is considered to be a key component of the early evolutionary history, क्योंकि प्रोटीन बनाने का काम तो बहुत शुरू में ही आ गया होगा, क्योंकि प्रोटीन नहीं बनी तो फिर जीवों ने कैसे काम किया होगा। एंड द एमरजेंस ऑफ जेनेटिक कोड, तो इवोल्यूशन की स्टार्टिंग के अंदर ही ये सारी फीचर्स आई हैं जीवों के अंदर, और तब से ये काम आज तक राइबोसोम ही कर रहा है। कि राइबोसोम पूरा जो है उसको बनाने के लिए जीन तो DNA पे है, लेकिन काम अभी भी RNA चेन ही करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये राइबोसोम की बड़ी वाली इकाई है, यहाँ पे जो ये एरिया दिखा रखा है ना, दिस इज द पेप्टाइडल ट्रांसफरेज सेंटर। यहाँ पे कोई अमीनो एसिड नहीं है, केवल RNA चेन से होती है, वही पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का रोल प्ले करती है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये P साइड का दिखा रखा है, ठीक है, और यहाँ पे ये RNA है, जो पेप्टाइड बॉन्ड बना होता है। तो ऐसे क्या है कि आप अपना जो राइबोसोमल RNA है उसको हमने कवर किया। इसके बाद में जैसे पहले अपन tRNA को पढ़ लेंगे, और फिर अपन mRNA को पढ़ेंगे, और देन आफ्टर फिर जो अलग स्पेशल प्रकार के RNA हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है।